इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। पहली कि आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आ जाएगी क्या होता है। दूसरा, आपको मॉडर्न वर्ब को भी इंग्लिश में यूज करना अब इजी लगने लगेगा। तो चलिए आगे हम सीखते हैं। सबसे पहले हम हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज या हैव का यूज सीखा ही है। तो यहाँ पर टू लगाने से इसका हिंदी का वाक्य और इंग्लिश में भी इसका सेंटेंस चेंज हो जाता है। हैज या हैव में टू को ऐड करने से कोई भी काम जो करना रहता है वो नेसेसरी हो जाता है। जैसे कि किसी को कोई काम करना है तो वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसका एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ हैव है और हैज़ हैव के साथ टू भी है। तो यहाँ पर हैज़ हैव जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव आएगा और इसके साथ टू भी आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वर्ब इट मीन्स इसमें जो भी काम करना है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही इसमें रहेगी। आगे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मुझे जाना है, यहाँ जाने वाला काम करना है तो आई हैव टू गो। यहाँ पर मुझे बहुवचन में है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है आई तो उसके साथ हैव। नेक्स्ट, उसे पढ़ना है, यहाँ सिंगुलर है उसे तो उसके साथ हैज़ का यूज़ और पढ़ना है ज़रूरी है तो हैज़ टू। नेक्स्ट, हमें खाना खाना है तो खाना खाना भी ज़रूरी है तो हैव टू। वी प्लूरल फॉर्म है तो इसमें हैव आया है और उसके साथ टू और उसके बाद वर्ब ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें रहेगी, याद रखिए गो, स्टडी एंड ईट, ये तीनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हैविंग टू सीखेंगे, इसमें पढ़ रहा है और ये हैज़ और हैव का ही एक वर्ब फॉर्म है। तो अब इसमें हैविंग टू में क्या होता है, इसका हिंदी वाक्य जो बनता है उसमें पढ़ रहा होता है। क्या पढ़ रहा है, यानी कि कोई भी काम जो है उसे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कोई भी काम है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना पड़ रहा है, ना चाहकर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है। तो चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये तो प्रेजेंट में है पढ़ रहा है, अगर पास्ट में हमें बनाना होगा जैसे कि पढ़ रहा था तो उसमें हम कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो ये मैं सेंटेंस के थ्रू ही आपको बताती हूँ। चलिए हम पहले सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है जैसे कि मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है और आपके साथ पूरी फैमिली पिकनिक पर जा रही है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो मतलब ना चाहते हुए भी आपको वो काम करना पड़ रहा है तो आप लिखेंगे इसमें आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। इसमें आई जो है उसके लिए एम का यूज़ हुआ है, तो जो भी यहाँ सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, एम के बाद हैविंग प्लस हैविंग टू स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू प्ले, यानी कि उसे ज़बरदस्त उसके मतलब खेलना पड़ रहा है। तुमको, अब ये हम पास वाला देख लेते हैं। तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट, यानी कि यहाँ पर पढ़ रहा की जगह पढ़ रहा था आ गया है तो यहाँ हम था के लिए वर का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ समझेंगे इज एम आर के कॉन्सेप्ट को। तो इज एम आर के कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से समझेंगे। आपने बहुत बार सीखा होगा इज एम का यूज़, लेकिन अब यहाँ पर आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। तो हम इज एम आर को दो टाइप से सीखेंगे। देखिए, आपने सीखा होगा एक सिंपल सेंटेंस में और एक टेंस में। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है और टेंस में क्या होता है, ये आज आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो सिंपल सेंटेंस में ये जो सेंटेंस बनते हैं वो विदाउट वर्ब के होते हैं। विदाउट वर्ब इट मीन्स नो एक्शन वर्ड, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होता। हालांकि जब हम टेंस सीखते हैं, टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय का पता चलना। तो टेंस के अंदर वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है जो हमें बताता है कि ये किस समय की बात हो रही है। तो इसीलिए टेंस में वर्ब होना बहुत ज़रूरी होता है और वो वर्ब ही होती है, और सिंपल सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं होती। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए हम आगे समझते हैं इसको। एक मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक साइड में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस एंड अनदर साइड में आपको मैंने टेंस दिया है। तो सिंपल सेंटेंस में नो वर्ब, ठीक है, एंड टेंसेस में वर्ब। ठीक है, याद रखते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप, इस स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ब नहीं है,
ठीक है। एंड टेंस का भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसमें आई एन जी भी ऐड होगा, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आई एन जी इसलिए होगा क्योंकि यह है ना, इज एम आर कंटिन्यूस में होता है, ठीक है, इज एम आर का यूज़ कंटिन्यूस में होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सिंपल सेंटेंस की ओर। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि राम अच्छा लड़का है। इस सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ये नाउन की या किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ को शो करता है, ठीक है। तो देखिए राम अच्छा लड़का है, यहाँ नाउन की क्वालिटी पता चल रहा है कि नाउन कौन है इसमें, राम, कि राम कैसा है, अच्छा लड़का है। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राम इज़ अ गुड बॉय। तो सिंपल सी बात, राम इज़ अ गुड बॉय। जैसे कि राम यहाँ पर सिंगुलर है और इसके साथ इज़ का यूज़ हुआ है और साथ में अ गुड बॉय, तो आपको भी सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ राम सिंगुलर है तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो चलिए एक और सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं हम यहाँ पर। वह घर पर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वह घर पर है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज़ एट होम, यानी कि वह घर पर है, ही इज़ एट होम। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो कहाँ है, वो घर पर है। तो यहाँ ही है, तो ही के लिए मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, यहाँ इज़ का यूज़ किया है। अगर यहाँ प्लूरल फॉर्म होता तो मैं यहाँ पर आर का यूज़ करती। तो वह घर पर है, तो इसकी इंग्लिश ही इज़ एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। आप अच्छा छात्र नहीं हो, आप अच्छे छात्र नहीं हो, ठीक है, सॉरी उसमें अच्छा हो गया है। तो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यानी कि आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, यानी कि छात्र के हम ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए यू जो है वो प्लूरल में कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसमें आर आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम टेंस देख लेते हैं। टेंस कैसे बनेंगे, राम खेल रहा है, तो राम इज़ प्लेइंग। यहाँ देखिए हमें पता चल रहा है ना कि खेल रहा है एक्शन वर्ड आ रहा है खेल, तो उसमें आई एन जी, राम खेल रहा है। वह पढ़ रहा है, ही इज़ स्टडिंग, यहाँ पे एक्शन हो रहा है पढ़ने का। दिवेश टीवी देख रहा है, तो दिवेश इज़ वॉचिंग टीवी। तो यहाँ देख सकते हो आप सभी में सारे इसमें टेंस में जो है कोई ना कोई एक्शन वर्ड हो रहा है। आई होप मैंने अभी तक जितना भी समझाया है तो वो आपको अच्छे समझ में आया हो। तो चलिएगा अब सीखते हैं हम एबल टू। एबल टू का यूज़ हम लायक के लिए करते हैं, यानी कि वो किसी के लायक होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी के योग्य होना, किसी भी काम के योग्य होना। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है वह यह करने के लायक था, इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज एबल टू डू दिस, यानी कि वो इसको करने के लायक था। नेक्स्ट, तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। इसमें यहाँ यू आया है तो यू के साथ आर भी आया है, ठीक है, जा सकते। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ कि जब टेंस जिस भी काल में होगा हमें उसी की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ था है, तो था के लिए हमने वॉज यूज़ किया, और यहाँ सकता है तो यहाँ हमने आर का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट, आप वह नहीं कर पाओगे, आप वह नहीं कर पाओगे, तो यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको करने के योग्य नहीं हैं। तो चलिए हम आगे की सेंटेंस सीखते हैं। अब आगे हम कैन बी का यूज़ सीखेंगे, इसकी हिंदी है हो सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस अदर वर्ड्स। तो आप सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे वह घर पर हो सकता है, यानी कि वह घर पे हो सकता है, तो इंग्लिश ही कैन बी एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी रसोई में हो सकती हैं, इट मीन्स मम्मी कैन बी इन किचन। मम्मी के यहाँ पर आप मॉम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बी का जो यूज़ है वो होने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आप। बीइंग का मतलब होता है कुछ होने के नाते। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस सेंटेंस, यानी कि पहले बीइंग आएगा और जो भी सेंटेंस होगा फिर सेंटेंस। तो हम इसका पहला सेंटेंस देख लेते हैं, दोस्त होने के नाते। तो बीइंग अ फ्रेंड होने के नाते, यानी कि आप कह सकते हो आप किसी भी नाते से अगर आप बताना चाहते हो कि मैं इसके नाते से कुछ करना चाहता हूँ, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं अब हम। भाई होने के नाते ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तो बीइंग अ ब्रदर दिस इज़ योर ड्यूटी। तो यहाँ पर देखिए किसी के नाते से बताया जाएगा, ठीक है। आपको बीइंग का यूज़ कब और कैसे करना है ये तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं हम। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है। जैसे हम बोलते हैं ना, माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, यानी कि मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके माध्यम से फिर हम सेंटेंस देखेंगे, फिर उसके
इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि अबाउट टू जो है ना, यहाँ पर हम गोइंग टू भी कर सकते हैं, जैसे कि जाने वाला है, कमिंग टू आने वाला है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। इसी के थ्रू ही हमें क्या करना है, अपना सेंटेंस बनाना है। तो चलिए अब हम एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। वह पढ़ने वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू स्टडी, यानी कि पढ़ने वाला है तो अबाउट टू स्टडी। अगर इसके बराबर यह होता कि वह जाने वाला है, तो हम यहाँ लिखते ही इज़ अबाउट टू गोइंग, यानी कि जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस से भी देख लेते हैं एक बार। तुम जाने वाले थे, ये पास्ट में है। जैसे आपको इसका पास्ट का बोलना है तो आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बस वर्ब लगाना है, बाकी ऐसे ही बनेगा। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच, यानी कि अगर प्रेजेंट में आए या पास्ट में आए, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। नेक्स्ट विल का यूज़ गा गी गे में यूज़ होता है। यह फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इसके सब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वह आज आएगा, ही विल कम टुडे, यानी कि वह आएगा, ठीक है। वो टीवी देखेगा, ही विल वॉच टीवी, यानी कि वो देखेगा। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल, हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा फ्यूचर के बारे में है विल का यूज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विल हैव टू। जो ये विल हैव टू है उसमें होता है कि करना पड़ेगा। अभी आपने कोई काम नहीं किया है लेकिन उसे करना पड़ेगा आपको, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसका सेंटेंस भी देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। सेंटेंस ले लेते हैं अब हम एक। मुझे जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो, यानी कि जाना पड़ेगा ना, हैव टू गो हमने पढ़ा था। तुम्हें करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू डू। यह फ्यूचर में है, पड़ेगा पड़ेगी, तो इसमें विल का यूज़ होगा। चलिएगा इसी की तरह एक और है, उसको समझते हैं। वो है शुड हैव टू, यानी कि करना ही चाहिए। शुड का यूज़ ना चाहिए के लिए होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर का है तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सेंटेंस देख लेते हैं। उसे जाना ही चाहिए, यानी कि ही शुड हैव टू गो, यानी कि मान लीजिए कि कुछ बहुत ज़रूरी है जाना, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू गो, तुम्हें जाना चाहिए यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर हमारे लिए ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा। आप जब आपको लगे कि कहीं जाना नेसेसरी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, उन्हें देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच। ये सारे सेंटेंसेस अब आप अपने इंग्लिश में भी यूज़, स्पीकिंग इंग्लिश में भी यूज़ कीजिएगा। चलिए अब हम विल समझते हैं। विल बी का क्या होगा, रहा होगा, होगा ना, विल के लिए रहता है। विल बी का यूज जब होगा जब कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, यानी कि फ्यूचर में वो खेल रहा होगा। वो देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, यानी कि फ्यूचर में वो देख रहे होंगे, अभी नहीं, ये फ्यूचर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं अब कुड। कुड मतलब होता है सका या पाया है। सका कुड मतलब एक कैपेबिलिटी भी दिखाता है हमारे, ठीक है। तो यानी कि वह कोई काम कर सकता है या पा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं कर पाया, तो यानी कि वो इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो आई कुड नॉट डू। वो नहीं जा पाया, ही कुड नॉट टू गो, वो देख नहीं सका, शी कुड नॉट सी। अब देखिए यहाँ पे सका है तो यहाँ ही आना चाहिए, शी नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट पे आते हैं शुड हैव। शुड हैव का यूज़ मैंने बताया, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस के माध्यम से, तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। तो अब हमारे ये शुड हैव वाले भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, मोस्टली हम सारे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब गोइंग टू वाला भी देख लेते हैं। गोइंग टू का अर्थ है जा रही है या जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। वह कार खरीदने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट।
यानी कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।